जैसे कि हम बॉडी को जो भी थकावट होता है तो विटामिन टैबलेट या मिनरल टैबलेट वगैरह कुछ डाल देते हैं। हमारा मेंटल बॉडी को कुछ रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, तो वी गो फॉर अ म्यूज़िक, आर्ट्स, पैशंस। इमोशनली हमें कोई चाहिए तो कोई दोस्त के यहाँ चले जाते, सो यू गो फॉर इट, बट सोल वेयर इट गोस। हमें पता है कि मेडिटेशन करने से बहुत कुछ मेमोरी पावर होता है, एनर्जी मिलता है, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो पहली बार मुझे ये समझ में आया कि मेडिटेशन करने से स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? एक और पेशेंट के पास मुझे भेजा गया जहाँ पे पेशेंट इतना तकलीफ के साथ है, हॉस्पिटल में कैजुअलिटी में है, इतना दर्द से रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने देखा कि इतना तकलीफ से कोई ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहिए। And the very next day, she has vacated her body. हैप्पीली चल रहा था सब कुछ। 1 ईयर हो गई है, तो उसके बाद मेरे फैमिली में चैलेंजेस आने शुरू हो गए। हमें पता चला कि मेरी सासू माँ का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। सो दैट वाज अ ब्लास्ट फॉर अस। बहुत रोती थी कि क्यों ऐसा सिचुएशन कर दिया। देन नेचर स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। तो ये एक चमत्कार है मेरे ज़िंदगी में कि यस, जो तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ अच्छा करती हो तो भगवान या फिर कोई भी प्रकृति आपको सपोर्ट करने में ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। खास ये नहीं है कि आप खुद मेडिटेशन करो, आपका माहौल भी बढ़ जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा, पिरामिड एनर्जी के साथ हो जाएगा, एवरीथिंग विल चेंज ऑटोमेटिकली। स्पिरिचुअलिटी का टर्न मेरे अंदर जो आई है, जो मुझे ये सारी चीज़ों को सोचना बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि पत्री सर ने बोला इसलिए मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट कि दुख को दूर करने वाली कुछ ऐसा चीज़ है, कुछ ऐसा वेपन है आनापानसति मेडिटेशन। मैंने मेरे खुद का ऑलमोस्ट मोर देन 5 लाइफ टाइम्स मैंने देखा है, जिसकी वजह से मैं मानती हूँ कि मैं बहुत कुछ अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ लोगों के साथ, या फिर लोगों को समझ पा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः परवीना जी से मिलेंगे। पढ़ लिख कर भी जीवन के अंदर केवल वही पढ़ाई पूर्ण नहीं होती जब तक कि आंतरिक ज्ञान ना हो, हमें अपने अंदर की आवाज़ सुनने की आदत ना पड़ जाए, उसके ऊपर अमल करना ना आ जाए, और किस प्रकार संसार में रहते हुए पल पल हम सीख सकते हैं, तो हम जानते हैं पुनः परवीना जी की आत्मा की यात्रा से। स्वागत करते हैं परवीना जी का। परवीना जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। प्रणाम मैडम। हर एक मास्टर को मेरा आत्मपूर्वक वंदन। परवीना जी, जैसा कि अभी तक हमने आपसे जाना जी, किस प्रकार आप संसार के अंदर लोगों को देख रहे थे जो दुखी होकर आते थे और हंसी खुशी चले जाते थे, ये जीवन में परिवर्तन कैसे, जो आपके ये क्वेश्चंस थे, हाँ आगे कैसे हल हुए और आपने क्या सीखा इनसे? जी। जैसे कि मैंने बताई है कि बहुत कुछ मैंने सीखा था, तो बहुत ही इगोइस्टिक थी कि ये क्या जीके सर और क्या बताने वाले हैं, और बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है या फिर बहुत सारी पुस्तक ऑलरेडी है, और क्या वो चीज़ है जो मुझे पता नहीं चल रहा है, जो इन लोगों को समझ में आ रहा है, वो सेटिस्फैक्शन उनके अंदर है, मेरे अंदर नहीं है, इतना कुछ जानने के बाद भी। बट वही मुझे फिर से मिला कि फिर से ध्यान करो, फिर से पुस्तक पढ़ो। तो उसके बाद ही जीके सर के साथ मेरा भेंट होने लगी, तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश किया। मैं ऐसा अभी समझ पा रही हूँ बहुत कुछ क्लियरली, कि उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों जीके सर ये सारे मेरे साथ करवाते थे। तो पहले बात यह था कि सर मुझे मेडिटेशन करवाने के लिए भेजते थे। जो भी पेशेंट्स हैं, जैसे कि कोई हमें पता है कि मेडिटेशन करने से बहुत कुछ मेमोरी पावर होता है, एनर्जी मिलता है, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो पहली बार मुझे ये समझ में आया कि मेडिटेशन करने से
स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये मेरा जिज्ञासा और बढ़ने लगी, सच्ची में हो सकता है? तो अगर हो सकता है तो वो जो सेंटर सर ने खोला है वो बीचों बीच विशाखापट्टनम में केजीएच हॉस्पिटल जो ब्रिटिश वाले समय से है, और उसके बाद में अपोलो, सेवन हिल्स, इतने मणिपाल हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल के बीचों बीच उन्होंने लगाई है। तो इन सारे हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है? मैंने सोचा है कि अरे क्या सही सक्सेस हो सकता है? कोई पेशेंट्स आएंगे क्या सच्ची में? तो यस, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बोलते हैं कि जी के सर मेरे डॉक्टर ने हमें दवाइयाँ बंद कर दिया है, हमारा डोसेज कम करने लगे, डॉक्टर हमें साइड इफ़ेक्ट्स आना बंद हो गए। मुझे आश्चर्य होने लगा कि ये स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है क्या मेडिटेशन करने से? तो ये क्या कर रहे हैं रूम के अंदर? तो ऐसा मेरा ये चलने लगा, अंदर दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। तो मेरा प्रश्न के बाद जैसे कि मैंने बताया कि होम विजिट्स में भेजने लगे कि पता नहीं मेडिटेशन करवाना ही है तो चलो ठीक है, उनको जाके मेडिटेशन करवा देंगे, क्योंकि पेशेंट्स हैं, उनको समझ में नहीं आता था। अभी तो हमारे पास यूट्यूब है, पीएमसी हिंदी चैनल है जो हर पल गाइड कर सकती है, हर जगह बहुत सारे मास्टर्स आ चुके हैं, पर उस समय ऐसा नहीं था कोई खास जाके उनको मेडिटेशन सिखा सके। तो जब भी मेरा टाइम मिलता था तो मैं जाती थी, उनके घर जाती थी, पेशेंट्स को बिठा के मेडिटेशन किस तरह करना है, आनापानसती मेडिटेशन ही करवाती थी। म्यूज़िक लगाना, यानी उस समय आए थे मोबाइल्स मेरे साथ, तो छोटा-छोटा सा म्यूज़िक लगाना या फिर उनके सीडी प्लेयर में म्यूज़िक, पत्री सर का फ्लूट मेडिटेशन करवाते थे, गाइडेड मेडिटेशन हो जाता था, बट अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखते हैं, ऐसा ही चला मेरा। सिर्फ सर बोल रहे हैं तो मैं करने लगी कि चलो बाद में बोलने वाले हैं ना, लेट्स मी वॉच एंड वेट। जैसे होम विजिट्स में जाती थी तो मुझे पता नहीं था कि बीमारियाँ इतने तरह के होते हैं। तो पहली बार मैंने कैंसर पेशेंट के साथ मेडिटेशन करवाई है। तो जो कि ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं, 10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि कोई अनुभव नहीं आता है, और उनका रिटायर भी हो गए हैं अभी, और 5-6 घंटे भी बैठ सकते हैं और कोई अनुभव भी नहीं है। तो मुझे शॉक लगा, अरे! ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बिना कोई एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं क्या? तो क्या बोलना है? मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं है। तो मैंने बोला सर से बात करके बताएँगे बस, आ गई। तो वैसे मेरा क्वेश्चंस और बढ़ने लगे, आंसर्स तो आ रहे नहीं अभी, जब तक मेरे आंसर्स आना था वो आ गए थे, बट अभी और कुछ क्वेश्चंस बढ़ने लगे कि पेशेंट्स इतने सारे के रोग क्यों होते हैं? डिजीज़ेज़ ऐसे क्यों हैं कि उसका कोई अंत ही नहीं है? तो एक ऐसा था, कुछ मेंटल रिटार्डेड, जैसे कि मैंने देखा था बट इतना ज़ोर लगाया नहीं कभी डिजीज़ेज़ के ऊपर। तो जब उनके साथ जब घर पे जाती हूँ, उनका दिक्कत जब मैं देखती हूँ, उनके घरवालों का दिक्कत मैं जब देखती हूँ, तो बहुत बुरा लगने लगा मुझे। तो मुझे लगता है कि ऐसा-ऐसा कुछ कर लो, सब कुछ ठीक कर दो, या फिर कुछ ऐसा टेलीपैथी मैसेज कर दो, उनको ठीक कर दो, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लो, पर ठीक होगा। तो मैं सोचती थी, बट जीके सर का एक ही नियम था कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, उद्धाराद आत्मनात्माना। अगर किसी को ठीक करना है या फिर ठीक होना है तो खुद को ही करना चाहिए, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। उनका यही वाक्य मेरे दिमाग में ज़्यादा चलता था कि यू डोंट थिंक मोर अबाउट एनी पेशेंट्स, तुम्हें जाना है, जाके सिर्फ मेडिटेशन ही सिखाना है, तुम्हारा दया जाली वगैरह कुछ वहाँ पे काम नहीं करेगा। तुम्हारा जो ज्ञान है वो वहाँ पे सिर्फ सपोर्ट होगा, वो उसका जो नॉलेज है, जब उसको खुद को पता चलेगा वही दग्ध करेगा कर्मा को। अंटिल देन नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो चलो ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो इसी दौरान मेरा एक पेशेंट को मुझे दिया गया था जीके सर ने, जिसका कोई डिजीज़ नहीं है एक्चुअली, बट ये कंप्लेंट था बचपन से। एक लड़की थी जो 24 इयर्स की है, मेरा फर्स्ट केस था। तो डायरेक्टली मुझे दिया है काउंसिल करने के लिए, यानी बातें करने के लिए। काउंसिल का मतलब ये ज़्यादा नहीं कि एक बैठ कर ये फ़ोन पे ऊपर ही, कोई और डिस्ट्रिक्ट की थी, मैंने कभी देखा भी नहीं उसने, सिर्फ ऐसे ही फ़ोन पे कंप्लेंट मुझे बताया है, उनसे बात करना है बस। बात करके उनके साथ सिर्फ मेडिटेशन करवाना ही मेरा काम है। तो चलो कंप्लेंट मैंने सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा, क्या ऐसे भी कंप्लेंट हम लेते हैं क्या? तो कंप्लेंट ये था, 24 इयर्स की लड़की थी जिसका हैबिट है, ये जो उंगली है चबाती है, जब भी सो जाती है, जब भी टीवी देखती है
तब भी वो अपना आदत हो जाता है, उंगली मुंह के अंदर लगा देती है और वैसे ही बैठती है, किसी के साथ बात नहीं करती, किसी के साथ खेलती नहीं है, कुछ नहीं करती है, अकेली बैठती है। ये मेरे लिए दिया गया है। अभी मैं इसमें क्या करूं, मैं क्या बताऊं? वो तो मेडिटेशन करना है तो वो करती है बस ऑटोमेटिकली। वो आदत किस तरह छुटा लूं? तो ऑलरेडी उन लोगों का मेडिटेशन हुआ है, माँ बाप करते हैं और नानी के साथ रहती हैं, नाना जी के साथ रहती है, फादर एंड मदर आर वर्किंग, तो वो दूर रहते हैं। पर उसका ये हालात देख के, जैसे कि अभी उसका 24 ईयर्स आ चुके हैं, तो उसका शादी करनी है। वो बहुत बड़ी टास्क थी उनके लिए कि एक कंप्लेंट की वजह से, आदत की वजह से कोई भी शादी नहीं टिक रहा है। तो रेग्रेशंस करवाई हैं उन्होंने, हिप्नोसिस करवाई है, बहुत सारे हो चुके हैं, साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं, टैबलेट्स भी यूज़ किया है, फिर भी वो कोई फ़र्क नहीं मिला उस लड़की को। तो अभी हमें क्या करना है इस लड़की के साथ, व्हाट वी हैव टू, तो जिसकी वजह से वो आदत भूल सकती है। तो चलो सर के साथ मैंने पूछा कि इसमें मुझे क्या करना है, तो तब मुझे सर ने पहली बार समझाना शुरू किया है कि बॉडी पार्ट नॉलेज, यानी हम तक हमने जो चीज़ धरती के ऊपर नहीं है वो तो मैंने पढ़ लिया है, देखा है, बहुत कुछ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने लिख के हमें दिखाया है, बट ये कुछ ऐसा चीज़ था जो बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर का अंग हमें क्या सिखाती है, क्या सिखाने की कोशिश करती है। जैसे कि उन्होंने अभी ये बताई है फिंगर, ये फिंगर हमारा अपनाने वाले यानी आत्मीयता का सिंबॉलिक है, माँ का प्यार का सिंबॉलिक है। तो पूछो कि उसकी माँ का प्यार कितना उसको मिलती है, या फिर उसको कितना वो तकलीफ उसका ज़िंदगी में कुछ है क्या, तुम पर्सनली बात करके देखो। तो चलो ठीक है, मैंने बात किया तो पता चला कि बचपन से जो माँ और पिताजी दूर होने की वजह से, नाना जी के जो बहुत कठिन प्रिंसिपल्स की वजह से, शी वॉज लाइक मेंटली अरेस्ट। उसका फ्रीडम कुछ नहीं था कि दोस्त के साथ मत बात करो, सर नीचे होके ही देखना है, वो आगे नहीं देखना है, लड़कों के साथ मिलना नहीं है, बाहर अकेला नहीं जानी है। बहुत सारे ऐसे नियम उन्होंने रख दिया है जो कि माँ के साथ भी ये कुछ शेयर नहीं करती है, जिसकी वजह से शी हर सेल्फ मेंट, वो जो आत्मीयता की ज़रूरत होती है, जो शेयरिंग वाली जो बात होती है, वो उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं। जब से मैंने वो समझना शुरू किया है कि अपनाने वाला जो बात होती है, ये एक फ्रेंडशिप, उसका कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, आई बिकेम हर फ्रेंड, शेयर करने शुरू की मैंने। देन शी स्टार्टेड मेकिंग हर ओन सेल्फ कि मुझे हाथ पिल्लो के नीचे रख के सोना है। मैंने कुछ बोला नहीं उसको कि हाथ नीचे रखो या फिर ये नहीं करो, मैंने सिर्फ उसका आत्मीयता जो है, जो कमी है उसकी लाइफ में, वो मैंने पहचाना। उसके बाद उनके नानी से, उनकी माँ से मैंने बात करना शुरू की, आप इस तरह बातें करा, इस तरह आप टाइम निकालो, इस तरह उनको फ्रीडम दिया करो। देन दे स्टार्टेड डूइंग दैट। इमीडिएटली उसका जो मेंटल रिलैक्सेशन है, उसका माइंड जो है वो अपना काबू में आ गई। सो दिस इज व्हाट बॉडी पार्ट नॉलेज, जो हमें पता नहीं है अभी भी। ये सारे चीज़ें मुझे यहाँ पे सीखने के लिए मिला। स्पिरिचुअल टैबलेट्स जो जी के सर ने शुरुआत में, मेरा ये फर्स्ट नॉलेज था कि फिंगर पार्ट क्या सिखाती है। सो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा यस, तो ये कुछ है, मुझे सीखना है। तो इसके बाद से मैं शुरू कर रही, मैं मेरी जो बुक्स हैं वहाँ पे, या फिर कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि टैबलेट्स मैंने बोल रही हूँ बार-बार। ये जो टैबलेट्स जो है ये ऐसे नहीं कि हम खा रहे हैं, बट दीज़ आर लाइक हमारी सोल को खिलाना पड़ता है। जैसे कि हम बॉडी को इतना थकावट होता है तो 2 विटामिन टैबलेट या मिनरल टैबलेट वगैरह कुछ डाल देते हैं। बट हमारा मेंटल बॉडी को कुछ रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, तो वी गो फॉर अ म्यूजिक, आर्ट्स, पैशंस, या फिर कुछ नया स्वाध्याय कर लेते, कुछ नया सीख लेते। यू इट ऑर्गेनाइजडली वो अपना खुद का सेल्फ मोटिवेशन कर देती है, तो वो एक्टिवेट हो जाती है। इमोशनली इफ़ यू वांट सम नॉलेज, इमोशनली हमें कोई चाहिए तो कोई दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, या फिर अपना रिश्तेदार के साथ जो टाइम लव एंड अफेक्शन के साथ होता है, नेचर के साथ जुड़ना, सो यू गो फॉर इट। बट सोल, where it goes, it needs something where exactly it needs its learning। जो मैंने समझा यहाँ पे कि सोल का जो खूबी है वो हम बुक पे पढ़ रहे हैं, बट सोल अभी इस शरीर के अंदर आई है, तो उसे कुछ सीखना है। तो वो सीख कहाँ से मिलती है? इस बॉडी के साथ, हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ।
माइंड उसको प्रिपेयर करके रखती है, बता के रखती है, यस आज मैं ये सीखने के लिए तैयार हूँ, इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, ये सारी चीज़ें देखने के लिए तैयार हूँ। जब ये सारे चीज़ हम खुद नहीं आइडेंटिफाई करते हैं तो बीमारियाँ वन बाय वन आ सकते हैं। तो आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखा स्पिरिचुअल टैबलेट्स के माध्यम से कि शरीर के बॉडी के पार्ट्स ही हमें सब कुछ सिखाते हैं, हमारी बीमारियों के कारण भी वही बनते हैं और उन्हीं को ही अगर हम समझ के क्या हमारे इमोशंस हैं, क्या उसके पीछे हम सोचते हैं, तो हम ठीक कर सकते हैं। यस। तो आगे जब आप बढ़ते गए इसी लाइन के अंदर, कोई और ऐसा अनुभव या आपके जीवन के अंदर परिवर्तन, आपके अपने जीवन के अंदर क्या आया इसी के साथ-साथ? जैसे मैंने बोला है कि कुछ सीखने के लिए मिला है, तो जैसे मेरे सर भेजते रहे होम विजिट्स के लिए, ऐसे ही एक और पेशेंट के पास मुझे भेजा गया जहाँ पे पेशेंट इतना तकलीफ के साथ है, हॉस्पिटल में कैजुअल्टी में है, इतना दर्द से रो रही थी, चिल्ला रही थी, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ प्रॉब्लम था, डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या है। सर ने बोला मेडिटेशन सिखा के आ जाओ। तो गई, मैंने देखा कि इतना तकलीफ से कोई ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहिए। सो मैंने सिर्फ वहाँ पे मेडिटेशन भी नहीं कर पाई क्योंकि उतना तकलीफ के साथ वो है। रिश्तेदार भी कोई तैयार नहीं था, सिर्फ मैंने पिरामिड कैप वहाँ पे लगा के घर आ गई। तो कुछ दिन के बाद मैंने देखा एक और पेशेंट का नंबर मुझे दिया गया है सर ने। मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गई एंड मैं एक ठेकेदार इंडस्ट्रीज़ में जॉब करती थी एज़ अ सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र का काम करते-करते मैं ये काउंसलिंग्स भी एट द पार्ट स्पिरिचुअलिटी को मैंने कभी छोड़ा नहीं। जितना मेरा हो सकता है उतना मैं करती थी। सेवा में तो हर पल रहती थी, जब भी रैलीज़ हो या फिर कुछ भी हो। तो इसी दौरान तो से एक और नंबर मुझे दिया है, बात करो। तो ठीक है, मैंने बात किया है। शी वाज़ वेरी हैप्पी। उसका ड्रीम्स आते थे, एक्सपीरियंसेस आते थे। मैंने सीख लिया अभी तक बहुत कुछ सर के साथ ना, इतना नहीं बता सकती सब कुछ मैंने सीख लिया, बस 10% या 20% मैंने सीखा है। यस, कुछ ज़िंदगी में सीखने के लिए मिल रहा है, जो कि आम ज़िंदगी से, जैसे कि सर्वम कल्विदम ब्रह्म, हर एक चीज़ में से आप सीख सकते हो। तो ये इस लड़के को इतना अच्छा लगा कि मुझे मिलने के लिए उत्सुक थी। तो मैंने एक दिन जॉब में ना ये लीव लगा ली, मैंने खुद लीव लग के मैं चली गई मिलने के लिए। तो देखी तो वो खुद वही थी जो बेड में ऊपर ना इतना तकलीफ के साथ थी। मुझे पता ही नहीं चलता कि वही लड़की है क्या ये। सो उसने इतना सफ़रिंग बीट करके, वो पेन पूरा एक्सेप्ट करके अच्छा-सा ज़िंदगी, अभी पिरामिड सेंटर में ही वही एक छोटा-सा होलिस्टिक सेंटर से सर चलाते थे, जहाँ पे सिर्फ पेशेंट्स को रखते थे। खुद अपना खाना पकाते थे, वहीं पे मेडिटेशन करते थे, पिरामिड में ही रहते हैं, वहाँ पे सो जाते हैं। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी एंड एक आश्चर्य लगा, मिरेकल लगा कि वही लड़की इतना हैप्पीली मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे खिलाने के लिए उसने पकौड़ा भी बनाई है, बहुत कुछ अच्छा तरह से वो उन्हें खिलाई है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे मैं श्रीदेव मैडम हमारी एक सीनियर मास्टर थी वहाँ पे, जिसके माध्यम से और कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ, हर एक मास्टर के यहाँ से। कि जैसे कि मैंने पद्मा मैडम के घर जाती थी, हर मास्टर्स के घर जाती थी। ये मेरा एक प्लस पॉइंट था कि मुझे कुछ सीखना है तो मैं उनके घर चली जाती हूँ, उनके यहाँ सीखते ही उनका लेसन सीखती रहती हूँ। तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी कि अरे ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो उस बेड के साथ जो तकलीफ़ ले रही थी, वही लड़की अभी कल मुझे मिली थी, बहुत अच्छी है। तो वह मैडम ने बताई है शी हैज़ वेकेटेड हर बॉडी। एक ही दिन का। मैं आज मिल गई, आई मीन मिलने गई एंड द नेक्स्ट डे शी इज़ नो मोर। इट्स अ शॉक फॉर मी। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना हैप्पीली मैंने सोचा कि ये मर जाएँगे तो अच्छा लगे, तो वो मरी नहीं। अभी जब वो बहुत ही एक्टिव है, हेल्दी है और वो अंडमान की थी एंड शी इज़ अ नर्स। तो उसने बोला कि मेरे हॉस्पिटल जब जाऊँगी, जॉइन हो जाऊँगी तो मेरे सब पेशेंट्स को ये बताऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, बहुत कुछ बोली उसने। आई वाज़ वेरी हैप्पी। मेरे ज़िंदगी में मैंने कुछ किया है। तो इट मेड मी डिस्टर्ब्ड मेरे लाइफ में कि ये जीके सर का कोई भी कॉन्सेप्ट्स काम में नहीं आएँगे। तो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस। तो मैंने सर को बोला है कि इट वाज़ एक सदमा लगा मुझे एक्चुअली बताने से कि मैंने सब कुछ सीखा नहीं है, कुछ और बाकी है मेरे ज़िंदगी में। तो आई वाज़ लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ आई वाज़ सफरिंग।
पता नहीं क्यों दुखी हो रही हूँ, क्यों रोना आ रहा है पता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने जॉब भी छोड़ दी और छोड़ने के बाद सोच रही थी मुझे क्या करना है, कुछ करना है बट पता नहीं चल रहा है मुझे क्या करना है। तो मैंने सर को पूछा, तो देन सर सेड चलो तुम सोच लो क्या करना है। तो ये एक दिन 3 डेज़ वर्कशॉप सर ऑर्गेनाइज़ किया था सर ने। तो 3 दिन का वर्कशॉप से पहले 2 दिन पहले मुझे एक, जैसे कि मैंने बोला ड्रीम्स मुझे बहुत आते हैं, जिसमें मैंने एक एक्सपीरियंस देखा था कि आई वाज़ ट्रैवलिंग इनटू अ बिग जंगल अगेन, बहुत बड़े-बड़े पहाड़ के बीच में से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, देख रही हूँ। तो यहाँ पे एक और महर्षि को मैंने देखा है, जो कठोर तपस्या कर रहे हैं, बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि वहाँ के आजू-बाजू के जो ट्राइबल पीपल है वो बहुत ही अनारोग्य से पीड़ित हैं। उनको कुछ ऐसा मेडिसिन की ज़रूरत थी जिससे वो सबको ठीक करें। तो मैं देख रही थी तपस वो कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा इनको, देख रही थी, तो मैं खुद बन गई। देखने वाली मैं थी और खुद मैं उनके अंदर घुस गई, मैं खुद फ़ील कर रही हूँ। जो तपन वो कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली आई स्टार्टेड फीलिंग इट। वो जिज्ञासा, उनका जो इंटरनल जो फ़ील होता है, किसी भी हाल में उन तक वो हैप्पीनेस भेजना ही है, किसी भी हाल में मुझे वो ट्राइबल पीपल को देखना है। तो उनकी तपस्या जो है वो सफल हो गया है। उनको एक माता की दर्शन हुई है, राजराजेश्वरी देवी की। आकाश में बहुत क्लियरली मुझे वो विज़न दिखा था। तो उन्होंने वरदान दिया है कि यहाँ पे एक शिवलिंग उत्पन्न होगा, वहाँ से एक धारा आएगी, जिसके अंदर से जो पानी की धारा है वो एक मेडिसिनल पानी बनेगी एंड वही आप लोगों को ठीक कर सकती है। तो मैंने, यस, मुझे अच्छा लगा, मुझे कुछ महसूस हुआ, चेंजेस लगे मेरे अंदर, बट मैंने डर महसूस किया एक्चुअली, मेरे अंदर बहुत डर था। तो सर को मैंने बोला है, सर मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं, जीके सर को मैं बोलती थी ये एक्सपीरियंसेस हैं। तो सर ने बोला तुम्हें किसी भी हाल में 3 डेज़ वर्कशॉप के लिए आना ही चाहिए। मैंने एक्सपीरियंस बोला, तो सर ने बोला 3 डेज़ वर्कशॉप में अटेंड कर लो। मुझे समझ में नहीं आया था बट सर ने बोला है तो मुझे जाना था। जिस जगह पे उन्होंने 3 डेज़ वर्कशॉप लगाया था दैट इज़ देवीपुरम। विशाखापट्टनम से थोड़ा दूर में है देवीपुरम, जहाँ पे सिर्फ़ माता राजा राजराजेश्वरी का ही पूजा पाठ होते हैं एंड वो जगह जो है जैसे कि मैंने देखा था एक्सपीरियंस में, द सेम फ़ील आई स्टार्टेड फीलिंग। वो एंग्ज़ायटी बढ़ने लगी, फ़ियर बढ़ने लगी, पता नहीं क्या होने लगा। ये चेंजेस मुझे फ़ील होने लगी हैं उसके मेरे अंदर से। तो वहाँ जगह जब मैंने गई थी, जो भी प्लेस या फिर जो शिवलिंग मैंने देखा है, उसका जो पुराण मैंने पढ़ा है, वहाँ के योगी से मैंने पूछताछ किया, तो एग्ज़ैक्टली जो मैंने देखा था, सेम टू सेम। तब मुझे पता चला सर ने क्यों बताया कि वहाँ पे कंपल्सरी आना है। मैंने वहाँ पे 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड नहीं किया, बट जब मैं गई थी, मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे। बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंजेस मैंने महसूस किया है एंड बहुत सारा नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन। मेडिटेशन में बैठती थी तो ऑटोमेटिकली वो जो हीलिंग प्रोसेस हो रहा था वो ऑटोमेटिक हो रहा था एंड द एरिया इटसेल्फ मुझे ऐसा बुला रहा था कि यस तुम आ गई, तुम्हारा पर्पस में तुम जा रही हो। ये बुलावा जो हो रही है, पता नहीं चल रहा है क्यों ये सारे हो रहे हैं, और मुझे अंदर बहुत खाँसी आ रहा था, जैसे कि एक अस्थमा का पेशेंट हो, इस तरह आ रहा था। जब मैं वो उस जगह से बाहर आ गई, आई वाज़ वेरी क्लियर, कुछ नहीं हो रहा है मेरे अंदर, कुछ भी नहीं है, वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा था सिनेमैटिक ड्रामा मैं खुद कर रही हूँ, तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बट उसके बाद मेरे अंदर थोड़ा एक क्लैरिटी आने लगा कि मैंने एक डिसीज़न लिया है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सपीरियंस जो मुझे ताकत दी कि स्पिरिचुअली यू गो फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन। तभी मैंने डिसाइड किया है कि ये जॉब-वॉब सब कुछ छोड़ दो, पिरामिड वैली चले जाओ। तब मैंने ठान लिया है कि मुझे कुछ सीखना है या फिर कुछ सिखाना है तो पिरामिड वैली से ही मेरा सेवा शुरू होगी, वहीं से मैं शुरू कर दूँगी। एंड इफ एट ऑल नीडेड, न्यूटन सर से मिलना हो या फिर डॉक्टर हरि से मिलना हो, कोई भी से मिलना है, बट किसी के शिष्य तो बन जाऊँगी प्रेमनाथ सर से। मुझे कंप्लीट 24 आवर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए लगानी है। ये मेरा ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरा मुलाकात फिर से पत्री सर के साथ हुआ है। तो आप पिरामिड वैली गई, परवीना जी, तभी दोबारा फेस टू फेस आप पति जी से मिली। जी।
तो पत्री जी ने भी आपको कुछ आगे का रास्ता और दिखाया, उसके बारे में जानते हैं। जी, जैसे कि मैंने बोला सर्विस देने के लिए गई थी। वहाँ पे नेशनल यूथ कन्वेंशन का प्रोग्राम हो रहा था। तो उसी प्रोग्राम के दौरान जी पत्री सर के साथ मेरा मुलाकात हुआ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? मैंने बोला कि सर्विस करने आई हूँ। तो ये जब मैं आई थी मेरा जर्नी शुरुआत होने से पहले मेरे ड्रीम एक्सपीरियंसेस में मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था जिसमें जीके सर ने कहा कि तुम्हारा पर्पस मुंबई में है। बट मैंने उनको बताया नहीं, नहीं, नहीं मुंबई मेरा बात की नहीं है। मेरे पिताजी यार कोई बोलेंगे नहीं, आई विल स्टार्ट विथ पिरामिड वैली इटसेल्फ। तो ये एक्चुअली हुआ था। उसके बाद मैंने सर को वैसे मैंने छोड़ दिया, जीके सर का बात मुझे नहीं सुनना है। तो अगेन अगेन वेंट टू जब पत्री सर ने पूछा है तो सर ने सीधा एक ही बात बोला है कि तुम यहाँ मत रहो, यू गो टू मुंबई। टुमारो आई वांट टू मीट यू इन मुंबई। आज दिवाली है, आई मीन हाँ, आज दिवाली है, कल मैं मिलूँगा। तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अगर कुछ ना बोलूँगी तो गुस्से में कुछ बोल देंगे तो कौन सुनेगा। सो मैं डर गई थी, तो मैंने सिर्फ़ बोला हाँ, ठीक है सर। तो ऐसा प्लान हो गया यूनिवर्स का कि तुरंत मेरा टिकट्स बन चुके हैं। फटाफट मैं निकल गई, बैंगलोर से मुंबई निकल गई। नेक्स्ट डे पत्री सर का वहाँ पे प्रोग्राम था एंड वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं क्या करना है। पत्री सर ने तो बोल दिया जाओ, मुझे क्या करना है पता नहीं है। एट द सेम टाइम जीके सर का वाइजैक से मुंबई शिफ्ट हुए हैं, का भी वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो उन्होंने कर लिया था, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, पत्री सर ने बोल दिया तो मेरे यहाँ आके रुक जाओ। तो ठीक है, कोई रास्ता नहीं है तो एक ही रास्ता, फिर से वही कुटीर में जाके पड़ी जहाँ से निकल गई। सो वहाँ से नेक्स्ट दिन जब पत्री सर आए थे, सर ने बोला कि यहाँ से ध्यान प्रचार करना शुरू करो। ठीक है, ध्यान प्रचार ही तो करना है तो कर लूँगी। तो मुंबई दे गई तो देखी कोई बैठता नहीं है, किसको बताएँगे पता ही नहीं चल रहा था। तो वहाँ पे श्रेयांश डागा जी से परिचय हुआ है। उन्होंने कुलाबा में एक छोटा-सा ऑफ़िस दिया है। तो जहाँ वहाँ पे 1-2 पिरामिड्स हमने रखा था। बहुत सारे, ढेर सारे बुक्स जो श्रेयांश डागा जी का है, ऑलमोस्ट 1000 प्लस बुक्स हैं। फिर से मुझे बहुत सारे बुक्स मिल गए। तो वहाँ पे किसी को बोलने के लिए, टीचिंग करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि कोई है ही नहीं सुनने वाला। और मन ही मन बहुत दुखी भी थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पत्री सर ने बोल दिया कि प्रचार करो, पर मेरा प्रचार कुछ नहीं हो रहा है। तो सिर्फ़ मैं ऑफ़िस जा रही थी एंड ऑफ़िस में ये बुक्स पढ़ रही थी एंड अचानक मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ। जैसे मैंने बोला बहुत दुखी हो रही हूँ, मन ही मन, किसी को बोल नहीं पा रही हूँ एंड घर में भी मेरा ऐसा, जैसे कि मैंने बोला है यूनिवर्स प्लान्ड इटसेल्फ, मैंने कुछ नहीं प्लान किया है। मेरे पिताजी ने भी मुझे ऐसा परमिशन देते हैं करके मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ही एक्सेप्टेड इट, ओके यू गो टू मुंबई। मैंने ये कभी एक्सपीरियंस में कोई ये भी नहीं किया कि ये टेलीपैथी करेंगे, ये भी बोलेंगे, बट दे जस्ट सेड ओके यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तुम्हारा ख्याल तुम कर लो। बस इतना हमारे लिए बहुत बढ़िया है एंड वीडियो कॉल करने में, देखने का भी कुछ नहीं था उस समय, सिर्फ फ़ोन पे बात करो, बस ठीक है तो ठीक है, बस इतना ही था। तो वो उस दौरान जो एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे बहुत खाँसी आने लगी। इतना खाँसी आने लगी कि मेरा मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, किसी को मेडिटेशन सिखा नहीं पा रही हूँ, किसी जगह पे जाना है तो मुझे डर लगने लगा एंड कफ़ करती हूँ तो तब कभी ब्लड आने लगता है। तो मैंने इतना डर गई कि क्या हो रहा है? पॉल्यूशन या फिर कुछ ऐसा नया जगह कुछ हो गया क्या? तो मैंने टेस्टिंग वगैरह करने के लिए गई थी बट इट वाज़ नथिंग, कुछ नहीं है। तो मैंने ठान लिया है कि मेडिटेशन कर लूँ। ज़्यादा जितना टाइम मिल सके उतना समय, जहाँ पे अभी जीके सर के घर में इंडोर पिरामिड था, बहुत बढ़िया पिरामिड था जिसमें अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स थे, कॉपर पिरामिड था, इंडोर पिरामिड। तो मैंने ऑलमोस्ट सिंसियरली 3 टू 4 आवर्स का मेडिटेशन कंटिन्यूअसली किया और संकल्प करके रखा है कि मुझे पता होनी चाहिए क्यों मुझे ये हेल्थ इश्यू आ रहा है। कभी मैंने हेल्थ इश्यूज़ के साथ जी नहीं, बट तो अभी क्यों आ रही है? मैं तो अच्छा काम करने के लिए आई हूँ, तो मुझे करने दो, व्हाई यू आर सफरिंग मी? तो मेरे एक्सपीरियंस में आया था कि एक बड़े से आकार में बुद्ध जी आए थे और उन्होंने मुझे बुलाया बहुत प्यार से मुझे इतना प्यार बरसने जैसे बारिश बरसता है उतना दिखाई दिया। उन्होंने मुझे लेके गए थे, उनके पास बिठाया और पूछने लगे क्यों इतना टेंस
हो रही हो, इतना क्यों स्ट्रगल हो रही, खुद के साथ क्यों इतना झगड़ती हो, क्यों, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आई हो यहाँ पे? तो मैंने बोला कि ध्यान प्रचार करने के लिए बोला, तो मैं ध्यान प्रचार करने के लिए आई हूँ, आध्यात्मिकता फैलानी है तो वही कर रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी के लिए आई हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या यहाँ पे महाराष्ट्र या फिर मुंबई, यहाँ पे ऐसा कैसा, ऐसा कुछ जगह मुझे बताओ जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। तो हमें तो पता ही है स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि ध्यान ही करो, स्पिरिचुअलिटी ये भी है कि पूजा पाठ होती है, योगी महाराज का भी सत्संग होते हैं, कोई गुरु का पाठ भी होते हैं, भजन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी हर एक का हिस्सा होती है। तो ऐसा जगह यही है, मुंबई ही है, जहाँ पे इतने सारे मेडिटेशन सेशंस, गोयंका मेडिटेशन है, रविशंकर मेडिटेशन है, रामदेव बाबा जी का भी चलता है, और बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन है कि, और हीलिंग्स, ऐसा जगह है ही नहीं जो वहाँ पे मंदिर ही नहीं है। और हर जगह आप यहाँ पे देख सकते हो महावीर का और बुद्ध जी का भी विग्रह है, मंदिर भी है। तो यस, बहुत सारा है। तो अभी उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें क्या करना है, ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी तो है ही, अभी तुम क्या करने के लिए आई हो? तो मैं तो दंग रह गई। तो उन्होंने समझाया मुझे कि तुम्हें यहाँ पे कोई स्पिरिचुअलिटी प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, सभी स्पिरिचुअलिटी के साथ ही जुड़े हैं। तुम्हें सिर्फ उनके पास जाके अपना आत्मा के ज्ञान को जानने की कोशिश करवाओ, या फिर तुम पहले खुद का आत्मा के ज्ञान जो है, आत्मज्ञान जो है, अनुभव जो है, उसे जानना शुरू करो। उसके साथ जब तुम जाओगे तो तुम्हारा जो जर्नी है अद्भुत बनेगी। तो मैंने सोचा कि मेरा आत्मा का नॉलेज क्या होती है, ये सेल्फ नॉलेज क्या है, सोल नॉलेज, मैं तो इतना बुक्स पढ़ चुकी हूँ, बट एक्चुअली वो नहीं है। जितना नॉलेज हमें पता है, जो अभी संसारिक जीवन के साथ मैंने जीके सर के यहाँ पे जाके इतना कुछ मैंने सीखा जो है, वो एग्जैक्टली संसार में निर्वाण जो होती है, यानी मैंने जो टैबलेट्स मैंने बताया कि ये 2 टैबलेट्स 3 टैबलेट्स, ये सारे जो चीज़ें हैं लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, बिना झगड़ा किए ही हमारे संसार में जो भी रिलेशंस है उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आम लोगों को इस तरह का चीज़ों में समझ में नहीं आता है, उनको सिर्फ ऐसा है कि पैसा डालो, टैबलेट खा लो, या फिर कोई भी परेशानी हो रहा है, घर में झगड़ा कर दिया, सर दर्द हो रही है, तो जाओ कोई हीलिंग सेंटर जाओ, 1000 रुपये डाल दो, हीलिंग करवा के आ जाओ, यही हो रहा था। जैसे ही ऐसे मैंने ये समझ लिया कि ये नॉलेज के साथ मुझे हर किसी के नज़दीक पहुंचना है, तो मैंने शुरू किया। तो इसी तरह शुरुआत हो गई थी महाराष्ट्र पीएसएसएम के साथ सेवा करना। तो हर जगह मैं, ऐसा नहीं कि मैं मुंबई में ही थी, मैं पुणे गई थी, नागपुर, सोलापुर, अहमदाबाद, हर जगह जहाँ जहाँ पे मुझे जाना था उस समय हर जगह जाती थी। मेरा ध्यान प्रचार करते हुए उनको ये समझाती थी कि लाइफ में किस तरह कॉम्प्लिकेशंस ना करते हुए आसान से ज़िंदगी किस तरह जिया जाता है। तो इसी तरह मेरा वो मुलुंड पिरामिड का टास्क, और उसके साथ साथ मेरा एक मिरेकल एक्सपीरियंस है, पत्री सर का जो तेलुगु में बुक्स हैं वो मैंने खुद ट्रांसलेशंस किया है हिंदी में। 9 बुक्स पत्री सर के हाथों वो प्रूफ रीडिंग हुए हैं एंड रिलीज हुए हैं 2012 में, जो कि मराठी में भी ऑलमोस्ट 11 बुक्स मराठी में भी उन्होंने ट्रांसलेट करवा के रिलीज़ किया है 2012 में। तो मेरे पर्पस में मुझे बहुत कुछ सेटिस्फैक्शन यहाँ से मैंने मिला है, जो मैंने छोड़ दिया वहाँ पे, जहाँ पे मैंने पेशेंट के साथ छोड़ा, यहाँ पे मैंने मिला। यस, दिस इज़ माय लाइफ। परवीना जी, जैसे कि अभी आपने बोला हाँ, कि आपने पत्री जी की बहुत सी बुक्स ट्रांसलेट करी, उसमें हम आपसे 2-4 बुक्स के नाम जानना चाहते हैं। जैसे कि पत्री सर के ध्यान आनापानसति बुक एक है, ध्यान अनुभव बुक है, भक्ति ही मुक्ति है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, इस तरह बुक्स हैं। सो जो कि मुझे वो बार बार पढ़ने के बाद और भी इतना अच्छा लगा, पत्री सर का जो उन्होंने खान में बता रहे थे और मैं लिख रही थी, इतना अच्छा अद्भुत एक्सपीरियंस थे वो। मतलब कि आप जब लिख रही थी हाँ, तो उस समय आपको वॉइस सुनाई दे रही थी दे रही पत्री जी थी, की, और यस, आप नीचे लिख रही थी, यानी ट्रांसलेशन में कर रही थी। बट ये ऐसे नहीं कि मैं अकेली कर रही हूँ, मेरे साथ ये एक वन मोर एक्सपीरियंस था कि मेरे, जैसे कि बोला है कि 7th क्लास में मेरा टीचर मुझे हिंदी सिखा रही थी,
एंड माई लक वॉज शी वॉज माई पेशेंट, कि वो मेरी पेशेंट बन के आई थी जीके सर के थ्रू। मुझे आश्चर्य लगा कि जो गुरु मुझे क्वेश्चन के लिए सीडिंग करी है या फिर हिंदी सीखने में इतना अच्छे किया है, तो आई स्टार्टेड काउंसलिंग हर एंड आई टुक हर हेल्प। उनके साथ उनके घर में रुक के ट्रांसलेशंस मैंने किया है, और जो कुछ भी सपोर्ट है उनकी तरफ से बहुत कुछ है। तो पूना मास्टर्स एंड मेनली माय टीचर। वाह, प्रवीणा जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जीवन को सीखा और समझा। और जैसा कि आप बता रही हैं कि आपको कंजेशन बहुत हो गया था, तो हमारी बॉडी का पार्ट ही हमें सिखा रहा है यस, कि आप जीवन में फ्लो के साथ चलो। यस, क्या फ्लो सिखा रहा है, क्या आगे सिखाना है, तो जितना हम इसका अनुभव करेंगे उतना जीवन और सरल बनेगा। सरल बनेगा जी। तो प्रवीणा जी, हमने इतनी बार बात करी संसार और निर्वाण, हाँ, तो संसार में एक गृहस्थ जीवन भी बहुत बड़ा पहलू है। तो हम आपसे उस जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, जैसे मैंने बोला है पत्री सर का बुक्स हमने 2012 में रिलीज किया है। वही समय था मेरे सोलमेट के साथ मेरा एंगेजमेंट हुआ है ध्यान माँ चक्र में, पत्री सर के हाथों में। सो वहीं से ही शुरू हुआ मेरा लाइफ पार्ट। जैसे कि मैं बता सकती हूँ, और मेरा सोलमेट का नाम है मनोहर रेड्डी, जो कि जीके सर का साउथ इंडिया सेक्रेटरी थे। एंड यही सोचती थी कि मेरे नॉलेज के साथ मैं इतना भागदौड़ करती हूँ, नॉर्मल जो हमारे कम्युनिटी के साथ अगर मैं जाती हूँ तो कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझे पकड़ सके या फिर मुझे रोक सके। तो मैं भी तैयार नहीं थी एक्चुअली शादी करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा पार्टनर की ज़रूरत है जो मुझे आगे लेके जाए, मुझे नहीं रोकना है उसे, मुझे आगे लेके जाने वाला ही मुझे ज़रूरत है। तो मैंने सर को बोला है कि यू चूज़ इट, एंड मोरओवर आई हैव वन ओपिनियन कि एक यही है मनोहर, ही आई सी हिम ऑलवेज एज अ साइलेंट डिसिप्लिन्ड। एंड जैसे कि मैंने बोला है कि मेडिटेशन में आने वाले जो भी हैं बहुत ही मिराकुलस होते हैं सभी लोग, जिसमें ही इज़ वन ऑफ द डायमंड वेयर आई फाउंड। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके साथ कुछ सीखना है, क्योंकि मुझे साइलेंट में रहना नहीं आता है। मुझे सीखते रहते इतना भाग-दौड़ करती हूँ, डायनामिक थी मैं, और ही वाज़ वेरी साइलेंट। अगर अर्जेंट है तो फ़ोन करो, अगर अर्जेंट करना है तो बात करो, इफ नॉट ही नेवर स्टेज एट अ प्लेस। ही यूज्ड टू मैनेज 30 स्पिरिचुअल टैबलेट सेंटर्स एट अ टाइम। तो वो भी काम बहुत करता था, बहुत करता था। आई वाज़ लाइक यस, अगर कुछ पकड़ना है तो ऐसे लोगों के साथ ही मेरा ज़िंदगी होनी चाहिए। बट ये मेरा थॉट था। एंड पता नहीं जीके सर वाज़ आल्सो हैविंग अ सेम थॉट। तो उन्होंने उनसे पूछा कि यार इसका अभी पर्पस हो चुकी है, मेडिटेशन कर लिए, प्रचार कर दिया, बहुत कुछ कर लिया, पत्री सर का बुक्स भी हो गई हैं, एंड मुलुंड पिरामिड वो मेरा एक माइलस्टोन है ज़िंदगी में। जो तारा सिंह पार्क में जब हो रहा था, तो लैंड के साथ जीके सर के साथ मैंने इतना काम किया। मुलुंड पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के समय जब भी पत्री सर आते थे, आई यूज्ड टू टेक हिम टू पिरामिड। तो वो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, तब आई हैव रिटायर्ड माई सेल्फ फ्रॉम द मुंबई पिरामिड सोसाइटी, कि मेरा काम यहाँ पे हो चुकी है, एंड स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू माई ओन जर्नी। तो 2012 वाज़ अ ब्रेकडाउन फॉर माई लाइफ एक्चुअली। मैंने सोचा था कि मेरा पूरा सर्विस स्पिरिचुअल टैबलेट्स के लिए दे दूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आने के बाद मुंबई में जाना है सब कुछ, कि यस, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हुआ, बट मुंबई में श्रेयस डागा जी की वजह से बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को मिलना मेरा सौभाग्य है। एरिक बर्गलैंड, जैस्मिन, बहुत सारे मास्टर्स को मैंने मिली वहाँ पे। उनका सेशंस, न्यूटन सर के सेशंस, हर एक मास्टर का सेशंस अटेंड करती थी। एंड सो आई वाज़ क्लियर कि येस, व्हाट आई नीड, मुझे कहाँ पे जाना है, मेरा पर्पस कहाँ पे लेके जा रही है। तो मैंने चुना कि मनोहर विल बी माय पार्टनर, बिकॉज ही इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल टैबलेट्स, वो नहीं रुकेगा। तो येस, हुआ शादी। बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी मैंने डिज़ाइन किया है। एंड हिज ओन प्रोजेक्ट वाज ध्यान मातृत्व। वो चाइल्ड एजुकेशन उन्होंने किया है, तो उन्होंने सोचा ध्यान मातृत्व में कुछ करके वो आगे बढ़ेंगे, एंड आई विल गो विथ स्पिरिचुअल टैबलेट्स। बट हम कुछ सोचेंगे तो यूनिवर्स कुछ और प्लान करेगा। तो ऐसा हो गई है हमारा यू टर्न, बता सकती हूँ। जैसे कि मैं बार-बार बोल रही हूँ, संसार में निर्वाण। तो जब मैं प्रचार में थी, तब बहुत सारे लोगों ने मुझे एक ही प्रश्न पूछते थे कि तुम्हारा शादी हुई नहीं? तुम्हें क्या पता, सांसारिक लोक में जो परेशानियाँ होती हैं, तुम्हें क्या पता?
तुम तो बोल देती हो तुम तो खाली हो, तुम्हें ऐसा पता नहीं है, घर पे एक पेशेंट है, एक बुजुर्ग है, बच्चे हैं, काम करना पड़ता है, हमें टाइम नहीं मिलता है ध्यान करने के लिए। तो जैसा मेरा प्रचार का धर्म हो रहा था, मैं हर जगह जाती थी। ऐसा नहीं कि छोटे हैं, बड़े हैं, बस्ती है या फिर बहुत बड़ा कम्युनिटी हो या फिर सपोर्टेड फैमिली, हर जगह जाती थी। तो हर जगह मुझे एक बात कॉमनली मिलता है कि तुम तो अभी शादीशुदा है ही नहीं, तुम तो खाली भी हो, तुम कर सकते हो मेडिटेशन। हम थोड़े ना खाली हैं जो मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाएं। हम तो सिर्फ पूजा पाठ करेंगे, महाराज को प्रार्थना करेंगे, वो कर देंगे, जो कुछ भी है वो कर देंगे। हम नहीं कर पाएंगे बाबा मेडिटेशन करते हुए ये संसार की चीज़ें, जैसे कि घर के अंदर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कोई पेशेंट के साथ हैं, कोई ऐसे बहुत बड़ा परिवार के साथ काम करना पड़ता है, तो हमसे नहीं हो पाता है। तो मेरे अंदर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था कि कैसे उनको दबा के बताऊं कि यस यू नीड इट, आपको करना चाहिए। मैं भी इमोशनली आ जाती है, अरे यार सच्ची में इतना बड़ा कष्ट है, इनको कैसे कर पाएंगे, निस्सहाय स्थिति है इनका, वो तो मजबूर है, उनको टाइम नहीं मिलता है, वो काम करने के लिए ही बने होंगे। तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ होती थी। तो मे बी ये एक इनकम्प्लीट लेसन हुआ होगा मेरे ज़िंदगी में, बट उस समय मुझे पता नहीं था कि जब मेरा शादी हो चुकी है एंड मेरी बेटी हो गई है, श्रीविद्या है, जिसका नाम पत्री सर ने खुद 2 दिन में किया है। जब वो पैदा हो गई उसके बाद तुरंत पत्री सर ने ही का नामकरण किया है श्रीविद्या। तो बहुत अच्छा हैप्पीली चल रहा था सब कुछ। 1 ईयर हो गई है, तो उसके बाद मेरे फैमिली में चैलेंजेस आने शुरू हो गए। मेरे फैमिली में मेरे सास-ससुर बहुत सपोर्टिव हैं एंड दे आर फार्मर्स। हमने सोचा कि कुछ दिन, मेरे पति जो हैं वो बचपन से ही हॉस्टल्स में पढ़ा है, ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट इन एमएससी केमिस्ट्री। तो वो हॉस्टल्स में पढ़ा है और उसके बाद 10 साल उन्होंने, ही इज़ मोर सीनियर देन मी, मेरे साथ और ज़्यादा मेडिटेटिव सर्विस में हैं, तो वो जीके सर के साथ, हायर मास्टर के साथ ज़्यादा ट्रैवल करे। तो उनको लगा कि शादी होने के बाद कम से कम 1-2 साल फैमिली के साथ रहेंगे एंड उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो हमें तो सर्विस करते हैं तो कैसा कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट कभी भी हमने नहीं लिया, बस ऐसे ही चलते थे। सो नाउ वी थॉट वी हैव ए बेबी, तो कुछ काम करना चाहिए। तो ही स्टार्टेड डूइंग सर्विस इन स्पिरिचुअल साइंस एकेडमी। उन्होंने स्पिरिचुअल साइंस एकेडमी, जो कि बच्चों को ध्यान सिखाते हैं एंड वहाँ पे मेडिटेशनल वैल्यूज़ का बुक है, जो मार्केटिंग करवाने के बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अच्छा चल रहा था। ही वाज इन अ स्पिरिचुअल पाथ, वो स्पिरिचुअल काम करते थे एंड मैं यहाँ पे मेडिटेशन, बच्चों को, परिवार को, और खेती का काम में कोई काम करना है तो वो मेरी सास कभी मुझे हाथ भी नहीं डालने देती है। वो खुद यही बोलती थी कि तुम्हें कुछ नहीं आता है तो सिर्फ खाना पकाओ, बस यही करती थी। और सिर्फ मुझे तो ज़्यादा खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता है, वो भी राइस कुकर में कराना आता है। ऐसे पानी निकालना, बहुत सारे लोग जैसे कि 20 लोग आएँगे तो मुझे नहीं आता है। तो मुझे लगा वहाँ पे जाने के बाद खाना भी मुझे पकाना नहीं आता है। सब कुछ मुझे शुरुआत से सीखना पड़ा सब कुछ। तो मेरे पिताजी तो डर गए थे कि यहाँ पे कैसे रहेगी तू? मुझे बचपन से कुछ काम मैंने किया ही नहीं, कहीं पे भी करने के लिए कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि मेरी बड़ी बहन जो है बहुत केयरिंग है, सब कुछ वही करती है। मुझे कुछ खाना कम करने के लिए नहीं देती। इवन मुझे रंगोली भी नहीं आता है। छोटा-सा रंगोली डालने के लिए भी पूछोगे तो मुझे वो भी नहीं आता है। मेरी सास ना वो हँसती थी कि तुम्हें ये भी काम नहीं आता है, सिर्फ़ मुझे ना बर्तन धोना आता है, बस वो कर लेती हूँ। सो ऐसा ही हो रहा था, कुछ खाना पकाना बस 5 लोगों का तो कर सकती हूँ, बट ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो मैं नहीं करती, मेरी सास कर लेती थी। एंड आई डोंट नो हाउ टू वेयर, फिज़िकली अट्रैक्शन मेरे अंदर है ही नहीं कि कुछ चीज़ें के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सारा कुछ मेरे सास मेरे साथ वो करवाती थी कि अरे तुम बाहर जा रही हो तो ये ड्रेस पहना करो, ये साड़ी पहना करो, उसका मैचिंग ये करो, वो नेकलेस निकालो, सब कुछ वही मुझे तैयार करती थी। मेंटेनेंस बहुत अच्छा करती थी। बट एक दिन ऐसा हो गई कि उनको हमें घर में रहने से बहुत तकलीफ होने लगा कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तुम्हारा बेटा मेडिटेशन का प्रचार करने लगा और आप यहाँ आके तुम्हारे ऊपर बैठ गए, घर पे ही रहने वाले हैं। क्योंकि वहाँ पे गाँव में सब लोगों का बच्चे आइदर बैंगलोर में सेटल्ड है या फिर मुंबई में सेटल्ड है या फिर अमेरिका में। तो मेरे मदर इन लॉ का मेंटली स्ट्रगल ये है कि आप बाहर चले जाओ, अगर आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए तो हम दे देंगे, कोई काम भी ना करो तो भी प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रचार ही करना है तो आप कर लो, बट आप गाँव में मत रुका करो, आप चले जाओ।
तो उसी समय मेरा एक केस सुरेश चौहान जी का था, माइस्टेरिया ग्रेविस, जो बहुत अच्छा मिरेकुलस एक्सपीरियंस था, जो रिकवर हो चुके थे। सो उसी समय में बैंगलोर शिफ्ट होने वाली थी एंड बैंगलोर जाके वहाँ पे मैंने 3 बेडरूम फ्लैट देख के वहाँ पे मेडिटेशन का क्लासेस लगाने के लिए एंड सब कुछ इंतज़ाम करके रिटर्न जब आने वाली थी तो हमें पता चला कि मेरी सासू माँ का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। सो दैट वाज अ ब्लास्ट फॉर अस कि हम उसी समय स्पिरिचुअलिटी के लिए आने वाले थे। एंड द सेम डे मुझे इतना रोना आया था कि मैंने वहाँ पे 3 डेज़ वर्कशॉप करने के लिए गई थी बैंगलोर। तो मुझे क्लास में कुछ बोलने के लिए बात ही नहीं आ रहा था, सिर्फ मुझे आँखों से पानी आ रहा था, रोना आ रहा था। सो वी फेल्ट कि चलो ठीक है, हमारा ये धर्म है। हम बोलते हैं 3 टैबलेट्स का 1 टैबलेट है, स्वधर्म करो, शरीर धर्म करो, कुटुंब धर्म होता है। यू डोंट स्किप योर धर्मास। तो चलो, मेरा फ्यूचर से ज़्यादा बड़ा मेरा धर्म ही है। तो मैंने मेरा जो भी प्लान्स है मैंने छोड़ दिया। अंटिल शी गेट अप आई विल नॉट गो आउट, आई विल नॉट गो टू माय मदर्स प्लेस। तो मैंने जब तक उनका हेल्थ ठीक रिकवर नहीं हुई है तब तक मैंने घर छोड़ के गई नहीं, कहीं पे भी कोई भी क्लासेस लेने गई नहीं। मैं कहीं इवन माय मदर प्लेस इज़ वाइजैक, तो वहीं पे भी मैं गई नहीं। तो सिर्फ मैं उनका सेवा करती थी। तो उनका जो डायपर्स चेंज करना पड़ता है, ड्रेस चेंज करना पड़ता है, कोम करना पड़ता है, जैसे छोटे कोई बच्ची की तरह उनको देखना पड़ रहा था। नथिंग शी इज़ एबल टू डू, सिर्फ लिक्विड्स हो रहे थे। सो बॉडी एडजस्ट हो रहा है, बस जी रही थी, इतना ही हो रहा था। डिप्रेशन उनको इतना वीक कर दिया है कि शी वाज इनटू सप्लीमेंट्स। अच्छा है, ठीक है, इतना तो हम कर पा रहे हैं, मेंटली हम सपोर्ट कर रहे हैं, फिजिकली मैं कितना सर्विस कर पा रही हूँ वो कर रही हूँ। एट द सेम टाइम हमारे घर में एक और हादसा हो गई है कि मेरे देवर का हेल्थ इशू ट्रिगर हुआ है। ही वाज इनटू कार्डियक प्रॉब्लम। तो इतना एक पेशेंट घर पे है और छोटी सी बच्ची है, 1.5 ईयर है मेरी बेटी, उसका भी देखभाल करनी है एंड आई वाज अनएबल टू हैंडल देम। एक और पेशेंट आ गया है और इसी रास्ते में मुझे मेडिटेशन छोड़ना नहीं है। मुझे बहुत रोना आ रहा था। बहुत सारे मास्टर्स मुझे बोलते हैं तुमने बहुत कर्म किया होगा, सर्विस तुमने किया है, इसलिए वो सारा कर्म अभी तुम्हें आ गई। और दुखी होने लगी मैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे। अरे चलो ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा बोलता नहीं है आपको। जब भी आप परेशानियाँ होते हैं तो हर कोई आके आपको यही बोलता है ये तुम्हारा कर्मा है। मुझे ये कर्मा वर्ड से ना बहुत डर आने लगा कि इतना कर्मा मैंने कर लिया क्या? तो अभी तक जितना मैंने सर्विस किया है, जितना सेवा मैंने किया, क्या वो सेवा नहीं है? वो अच्छा पुण्य काम नहीं है? तो इतना कर्मा मैंने कर लिया क्या? तो मैं दुखी हो जाती थी, रोती थी। बट चलो ठीक है, मेडिटेशन कर लो, रिलीफ कर लो, वो सारे बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं रखना, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हें कुछ सीखना है, बस सीखो। तो मैंने सीखा कि आराम से बैठना कैसा है, सीखा मैंने। जैसे मेरे ज़िंदगी में एक माइलस्टोन आ गई है कि मेरी सासू माँ जो मेरे सपोर्टर थी और अभी एक वीकनेस बन चुकी है एंड वन मोर वीकनेस मेरे देवर की हो गई। तो इसी दौरान मेरे दादाजी की भी, मेरे हस्बैंड के भी, दादाजी की भी अभी हेल्थ इशू आ गए। तो एकदम 3 पेशेंट्स आ गए, सबको देखना है एंड हमारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने के लिए मैं अकेली हो गई हूँ, बच्चे को कोई देखने वाला नहीं था। तो मजबूरन पड़ा कि मेरे हस्बैंड को जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय ऐसा था कि ये जो बीमारी है इसके वजह से कोई घर पे आके ना कोई सेवा नहीं देता था एंड मुझे कोई चावल करना, ये काम, बहुत सारे क्या काम होते थे जो मैं नहीं कर पाती थी, अकेली होती है। तो उसी समय उन्होंने जॉब छोड़ के बेटी को संभालना और खेती का काम संभालना, जैसे कि वो मेरे सासुर जी जो हैं वो पूरी तरह से रेस्टलेस हो गई हैं। खेती का काम करने में भी उनका वो मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका ये सासू माँ का हालत देख के वो उनके वहाँ मन ही नहीं आ रहा था काम करने में। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा चलो ठीक है, वो छोड़ेंगे, प्रायोरिटी अभी बच्ची को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको डायपर्स चेंज करना है या फिर ड्रेसिंग चेंज करना है, तो बच्ची को पकड़ने वाला है ही नहीं, वो किसी के साथ नहीं रहती है एंड एवरीवन इज़ न्यू फॉर मी। मैंने घर से बाहर कहीं गई नहीं, मुझे कोई गाँव वाला पता ही नहीं है, किसी के साथ बात नहीं करती हूँ। तो ये इसकी वजह से उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, जो इतना पढ़ लिख के इतना काम करते थे, ही टर्न हिमसेल्फ लाइक ए फार्मर। तो वो फार्मर बन चुके हैं। तो एज ए साथी मुझे भी फार्मर बनना पड़ा, क्योंकि अभी उन्होंने खेती का काम शुरू किया और हमारा गाय भी थे,
दूध निकालना है, मुझे वो भी नहीं आता है, मुझे मजबूरन सीखना पड़ा। वो जो गोबर उठाना था, पहले जब शादी हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। अगर जोकिंगली अगर किसी ने भी बोला कि तुम्हें ये भी उठाना पड़ेगा तो मुझे गुस्सा आता था। मैं क्यों करूँगी? मैं ये काम करने के लिए थोड़ी ना शादी की मैंने। तो ज़िंदगी का यही सरप्राइज़ेस हैं सत्य कि यही है कि हाँ, आपको कभी भी कुछ हाँ, भी करना पड़ सकता है। यस, ये सरप्राइज़ेस सत्य के साथ इतना ज़ोर से झटका दे देते हैं, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि यस, तुमने जो सोचा कि यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी पेशेंट, यू आर वेरी नॉलेजेबल, ये सारी चीज़ें अभी आई ही नहीं। तुम्हारे ईगो पूरा ज़्यादा ज़ीरो हो गए। तो ये मुझे लगा कि अभी तक जितना नॉलेज मैंने लिया है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, बोल रही हूँ संसार में निर्वाण, तो वो मैंने किया ही नहीं। तो अभी आ गई मेरे परीक्षा, ये परीक्षा समय कि यस, मुझे पेशेंट्स को भी देखना है, खेती का काम करना है, पूरा वो टमाटर, चिल्ली सब कुछ ये उगाते हैं, तो उसका काम करना है, जाना पड़ता है। तो उसमें मेरी बेटी को भी मुझे देखना था, मुझे टाइम नहीं मिलता था कभी भी। एंड मैं जब मेरी बेटी हुई थी, तो हमने स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का ISP, इन्फेंट सिद्धा प्रोग्राम का मैंने करवाई थी। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैंने उसके साथ कर रही हूँ, तो और भी कुछ करूँगी मेरी बेटी के साथ। तो जब से ये हादसा होने लगे, मैंने बिल्कुल, मेरा ध्यान है ही नहीं मेरी बेटी के ऊपर, तो उसको खाना भी प्यार से खिला नहीं पा रही थी। बहुत रोती थी कि क्यों ऐसा सिचुएशन कर दिया। देन नेचर स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। व्हेन आई बिकेम, पूरा सर्वेंट मैं बन गई। मेरे अंदर से वो जो पूरा अहंकार मैं बोल सकती हूँ, पूरी ज़ीरो हो गई है और मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू की मैंने एज़ अ फार्मर कि यस, सुबह उठो, रंगोली मैंने बताई है कि मुझे आता ही नहीं है, तो वहाँ पे कंपल्सरी है हमारे गाँव में, तो मैंने सीखा है। रंगोली से मेरी ज़िंदगी शुरू हो रही है। करो, ये काम करो, खेती के पास जाओ, आ जाओ, पर अभी बच्ची को कौन सँभालेगा? तो देन आई गॉट अ गॉड, आया जो आंगनवाड़ी में काम करती है, शी हरसेल्फ केम, उसने खुद मुझे बोला कि मैं बच्ची को संभालूंगी सुबह से लेकर शाम तक, या फिर रात तक भी हो, मैं उसको पकड़ लूंगी, यू डोंट वरी। तो ये एक चमत्कार है मेरे ज़िंदगी में कि यस, जो तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ अच्छा करती हो, तो भगवान या फिर कोई भी प्रकृति आपको सपोर्ट करने में ऑटोमेटिकली आगे आ जाएंगे। हमारे बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर नॉनवेज होता है, होता है। परंतु अगर उनकी सोच इतनी गहरी हो जाती है कि मैं यहाँ पर भी रहकर निर्लिप्त अवस्था में रह सकता हूँ, बाहर निकल सकता हूँ, तो ये कितनी इम्पोर्टेंट सोच है। एक छोटी सोल हमें क्या लेसन दे जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। मेरी सच्ची अगर सच बताऊं तो मेरा सत्य वहां से शुरू हुआ है, फिर से। यस, मैं खुद बाउंड हो रही हूँ, नहीं, विशाल होना बहुत ज़रूरी है, विश्व के साथ एक होना, यही मेरा नया अध्याय बोल सकती हूँ। तो मैंने फिर से मैंने शुरू किया है, यस, लेट मी गो ऑन वर्क। तो ऐसा ही मैंने खेती का सब कुछ काम सीखा है, उसके साथ साथ मैंने मेरे 3 पेशेंट्स घर में, उनको भी देखा है। एंड रात को, जैसे कि हम बोलते हैं डे एंड नाइट टैबलेट, योगिक नाइट का टैबलेट हम बताते हैं, जो कि मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है। रात को 10 से लेकर 1 बजे तक स्काइप में क्लासेस लेती थी नॉर्थ इंडिया के लिए। खास में बैठती थी, कितना भी थकापन हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आई यूज्ड टू सिट फॉर 10 o'clock एंड स्काइप में सिखाती थी सबको, मेडिटेशन हो या फिर स्पिरिचुअल टैबलेट्स हो, वॉट एवर इट में भी। तो मेरा सोया तो कभी कम हुआ ही नहीं। एंड मेरा ऐसा नहीं है कि मैं डल हो गई हूँ या फिर एनर्जी नहीं है या फिर कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा यहाँ चिड़चिड़, कुछ भी नहीं है। आई फाउंड माई सेल्फ वेरी क्लियर, मैं समझ सकती थी और अभी मैं बता सकती हूँ। आपके घर में कितना भी परेशानी हो, यू टेक टाइम, यू टेक टाइम टू मेडिटेट। अभी तक जैसे कि मैंने बताया कि मुंबई में या फिर जहाँ पे भी मैं जाती थी, ये ज़्यादा सुनती थी कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। टाइम निकालना पड़ता है, खुद के लिए रखना पड़ता है, स्वधर्म करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने खुद मेरे घर में मैंने इम्प्लीमेंट किया है, स्वधर्म किया है, शरीर धर्म मैंने किया है। मेरे अंदर जो वो कुटुंब धर्म है, आत्म कुटुंब धर्म भी मैं निभाती थी, और मेरा खुद का जो कुटुंब धर्म है, जैसे कि फंक्शंस को जाना पड़ता है। जैसे कि मेरी सासू माँ नहीं है, वो अभी आफ्टर 2.5 years शी हैज़ वेकेटेड हर बॉडी, वो चल बसी। तो उनके जाने के बाद मैं बड़ी बहू हूँ, तो मुझे ख्याल रखना पड़ता है।
तो हर एक रस्म जो कुछ भी करना पड़ता है। मेरे ससुर का जो फैमिली बहुत बड़ी थी और 3 बहनें, 1 भाई और बहुत ज़्यादा बड़ा फैमिली था। तो सबको सँभालना पड़ता है, सबके बात सुनना पड़ता है, सबके जगह पे जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आऊँगी, ऐसा नहीं बता सकती। आई हैव टू गो, आई हैव टू डू, वो सब कुछ मैं करती हूँ। एंड इसी दौरान मेरा देवर का भी हेल्थ ठीक हो गया है। ही यूज्ड टू डू मेडिटेट। एंड मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि मेरी सासू माँ, शी यूज्ड टू मेडिटेट। मेरे सासू जी भी मेडिटेट करते हैं। ही इज़ वेजिटेरियन फ्रॉम बाय बर्थ। बट सोसाइटी का इन्फ्लुएंस इतना होता है कि जब हम खुद कुछ अच्छा करने जाते हैं, जैसे कि इनको लगा कि मैं कैंसर की अटैक हो गई है मेरे अंदर, तो मुझे मेडिटेशन करना है, तो शी वेंट टू पिरामिड वैली। बट जो सोसाइटी थी, जो रिलेटिव्स थे, उनको बहुत खींच के पिरामिड वैली से लेके आ गए, जिसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट के पूरे अंदर के अंदर उनको जाना पड़ा। जब भी हम कुछ करते हैं, राइटियस वे में जाते हैं, तो डेविएशंस बहुत आते हैं। अगर हम वहीं पे टिके रहें तो डेफिनेटली वी कैन सी मिरेकल्स। तो ये चीज़ मुझे समझ में आया कि अभी मैंने जो मेरे ज़िंदगी में मैंने देखा है, ये हर किसी के ज़िंदगी में हो रहे हैं। वो जाना चाहते हैं, बट कुछ ऐसी शक्ति हो जाती है जो उनको खींच के पीछे लेके जाती है। तो इसी वजह से मैंने ठान लिया मैंने कि कुछ भी हो, कोई भी परेशानियाँ हो, कितना भी काम कर रही हूँ, तो अगर मुझे नेचर के साथ ही जुड़ने की कोशिश किया, तो मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। तो वही ज़िंदगी सबको मैं जीना चाहती हूँ। सबको वो हेल्दीएस्ट लाइफ, नेचर के साथ जुड़ के रहने से क्या होता है, वो चीज़ें मैंने सीखा है एक्चुअली यहाँ पे। नॉट ओनली नॉलेज, जो ग्राउंडिंग होता है, वो यहाँ पे मैं सीख के वो भी सिखाते आ रही हूँ। परवीना जी, जैसा कि अभी तक हम सुना है हमने कि आपकी ज़िंदगी में एक नया टर्निंग पॉइंट था संसार के अंदर, कि किस प्रकार से परिवार, गृहस्थ जीवन में हर तरह की परिस्थिति आती है, परंतु हम उनके साथ भी चले, जीवन को जिएं और अपना भी कार्य साथ-साथ करते रहें, तो हमारे पास एक बैलेंस्ड लाइफ बन जाती है। तो आप उसी प्रकार बता रहे हैं कि आपने चाहे रात को 10 बजे भी आप लोगों के साथ काउंसलिंग करते थे, लोगों को समझाते थे या उनके बारे में सुनते थे या समझते थे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी इस जीवन के अंदर जो सेवा के माध्यम से आपने लोगों को काउंसलिंग करी, उसमें आपने क्या सीखा? जैसे कि अभी कुछ ऐसे होते हैं कि मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत पेशेंस में हूँ। मैंने सोचा है, मैंने बताया कि मैंने सीखा है यहाँ पे। बट एक ऐसा केस मेरे सामने आया था, जो मैंने सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे अंदर है ही नहीं। जैसे कि मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। एक छोटे बच्चा का केस था। बचपन से ही, पैदा होने से ही बच्चे का एक बीमारी है, ब्लिस्टर्स आते थे। उसके बॉडी के अंदर से अपने आप उबलते हुए एक ब्लिस्टर आता है, फट जाता है, खून आ जाता है। उसके बाद कुछ अगर वो रब कर लिया तो और भी उसका बिगड़ जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये ब्लिस्टर्स पूरे शरीर में आता है। तो ये एक ऐसा बीमारी है जो करोड़ों में एक को आता है। और जो मदर हमारे पास आई है, किसी ने उनको रिफ़र किया है, काउंसलिंग कर लो, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल टैबलेट्स हैं। तो मेरे पास वो केस आई थी। जब मैंने उनसे पूछा था कि एक केस है बच्चे का, तो मैंने बोला मेडिटेशन करो। तो वो अपना फैमिली का हिस्ट्री बताना शुरू कर दी। उनके घर में 2 बुज़ुर्ग हैं, जो उनकी सास है, उनकी मदर है और उनका हस्बैंड है और जो एक बड़ा बेटा भी है। तो उसको घर भी चलाना पड़ता है, उन दोनों का सेवा भी करना पड़ता है एंड मोस्टली ये जो बच्चा है, इसको पलक झपकते ही वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका मेंटली ही इज़ नॉट एक्टिव, कुछ पता नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर हाथ में से कुछ ऐसा कर दिया, तो स्किन का रैश और बढ़ जाता है, तो वो आँख बंद करके सो भी नहीं सकती है। इतना केयर उसको लेना पड़ता है बच्चे के साथ। और जब उनके जो भी साथी है वो करते हैं तो भी करते हैं, बट घर का काम करना पड़ता है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना पड़ता है। एंड बेसिकली मुझे ये पेशेंस बच्चे के साथ उन्होंने जो दिखाई है, इतना केयरली 5 इयर्स शी मेंटेन्ड इट, कि उसको वो ऐसा एक दिन भी उसने बच्चे ने सोया नहीं कि बिस्तर या फिर जो उसका जो पेन होता है एक्चुअली वो भयंकर होता है।
रोता ही रहता है घर में बच्चा। घर में एक बार अगर एक छोटा बच्चा रोता है तो कितना तकलीफ हमें लगता है। और एक माँ इस तरह स्थिति में उसने देखा है, बेटे को सामने देखते हुए कैसे वो मेडिटेशन कर पाएगी। बहुत बुरा लगा मुझे। तो मुझे लगा कि शी इज़ अ वेरी ग्रेट मदर जो इतना सेवा कर रही है। तो इतना सेवा मेरे अंदर भी होना चाहिए। मैंने फर्स्ट वही सीखा कि हर पल जब भी मैं सोचती हूँ कि मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो आई नेवर कंप्लीटेड एनीथिंग। तो जब मैंने ठान लिया कि इस बच्चे को कम से कम ऐसा नींद तो होना चाहिए बच्चे को, ये इनको होना चाहिए, तो वी मेक, अगर बच्चे को कुछ होता है तो वी प्रिस्क्राइब कि मदर या फादर हैज़ टू डू सिंसियर मेडिटेशन। लेना चाहिए टाइम, आपको लेना पड़ेगा। एंड उनका फाइनेंशियली एफर्ट दे कांट डू, तो वी व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, पिरामिड्स हम खुद उनको घर में एक इंडोर बेड पिरामिड हमने खुद बनवाया है बच्चे के लिए। जब जब से वो पिरामिड हुए, यानी 10 एनर्जी सपोर्ट्स। अगर खुद नहीं कर पाते हैं तो यू कैन टेक एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल, जो कि छोटे छोटे प्लांट्स के साथ ले सकते हैं, पिरामिड के साथ ले सकते हैं, कोई मास्टर जाके वहाँ पे मेडिटेशन करे वो भी काफ़ी है। तो हमने मेडिटेशन करने के लिए 2-3 मास्टर्स को मैंने भेजना शुरू किया है। उसके बाद से उसको ऑलमोस्ट शी मैसेज में पूरा फोटोज मुझे भेजा उन्होंने कि एक भी ब्लिस्टर्स है ही नहीं बच्चे के ऊपर। खास ये नहीं है कि आप खुद मेडिटेशन करो, आपका माहौल भी बढ़ जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा, पिरामिड एनर्जी के साथ हो जाएगा, एवरीथिंग विल चेंज ऑटोमेटिकली। सिर्फ आपको ठान लेना चाहिए कि यस आई नीड चेंज। जो मैंने ये देखा, मैंने ये एक केस था, पहला केस था मेरा ऐसा बच्चों का, तो रियली इट मेड माई माइलस्टोन। मेरे ज़िंदगी में मैंने ये सोचा है कि यस हमें बहुत कुछ करना है और भी पेशेंटली उनके बारे में समझना है, उनको पर्पस के साथ लेके जाना चाहिए। कुछ ऐसे चीज़ें जो भी हैं जो कि बाहर हम नहीं बोल पाएंगे, कि सिर्फ ऐसे सिचुएशंस में हम क्या बोलेंगे, मेडिटेशन है ये तुम्हारा कर्मा है, तो कौन सुनेगा। फिलॉसफी नेवर वर्क्स। हर एक का घर का हिस्ट्री एक होता है, हर घर का नॉलेज अलग होती है, हर एक धर्म अलग होती है, तो उसको किस तरह समझना है, किस तरह उनको इम्प्लीमेंट करना है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक केस हिस्ट्री में मैंने यही सीखा है कि एक पेशेंट की तरह एक दो और पेशेंट आ गए तो हर एक का रास्ता एक नहीं होती है। अगर हमारे पास कोई डायबिटिक का प्रॉब्लम आई है, किडनी डायलिसिस का प्रॉब्लम आई है, तो अगर हम सोचेंगे कि ये टैबलेट इनको एक दे दिया तो सेम टैबलेट डॉक्टर हर किसी को दे देगा, एलोपैथी में या फिर आयुर्वेदिक में, बट स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं होता है, क्योंकि उनका आचरण अलग होती है, उनका संस्कार अलग होते हैं, उनका जिंदगी का जो पर्पस है वो अलग होती है, जो मैंने खास जीके सर के यहाँ सीखा है। पर्टिकुलरली मैंने जीके सर का इतना इंस्पिरेशन मैंने इसलिए लिया था कि कोई भी मास्टर आएगा, पत्री सर के पास भी मैंने खुद देखा था, नेवर ही सेज, या फिर ही बोथ मास्टर्स मैंने आंखों के साथ मैंने जो देखा था कि नेवर दे से यू स्टे विथ मी। जिसको जो पर्पस होता है उनको, वो पत्री सर हो या फिर जीके सर, दोनों यही करते थे, यू गो टू दैट पर्पस। अगर आपको पिरामिड का काम करना है तो कर लो, आपको विद्यार्थी का काम करना है कर लो, ग्रामीण प्रोजेक्ट करना है तो कर लो, कुछ भी आपको एक्सपीरियंस में आता है यू हैव टू डू। इन द सेम वे आनंद ब्रह्मा प्रोजेक्ट, सम्मा जीवा प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है जो पर्पस के साथ होता है। हर किसी का ज़िंदगी अपना पर्पस के साथ ही जुड़ा होता है। हमारा इस जो ये युग हॉबी चल रहा है जिसमें स्पिरिचुअलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, तो वहाँ पर हमें लेके जाना है, तो ये बदलाव हमें करना पड़ेगा। तो मैंने ये ऐसा नहीं कि पेशेंट्स को बदल रही हूँ, बट मैं खुद बदल रही हूँ। मैंने खुद मेरे अंदर से वो जिज्ञासा के साथ जो मैंने मेरा ट्रैवल शुरू किया है कि ये क्या चीज़ है, दुख क्या है, अभी मैं देख रही हूँ सबको, दुख से बाहर आते हुए मैं देख रही हूँ। किस तरह खुद को वो डॉक्टर बन रहे हैं। वी से यू आर द डॉक्टर फॉर योरसेल्फ। हर घर का हिस्ट्री जैसा अलग होता है, हर एक अपना बॉडी का खुद का डॉक्टर है। यू शुड रिकॉग्नाइज इट, आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होती है। तो वो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि यस इम्प्लीमेंट इट योरसेल्फ। मैं ऐसा नहीं बता रही हूँ कि मैंने कुछ इतना कुछ कर लिया तो मेरे अंदर बीमारियाँ नहीं आई हैं। बस यस आई हैव फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स, बट मैंने हॉस्पिटलाइज नहीं हुई हूँ। इतना बहुत कुछ ट्रॉमा में मैं गई थी, बहुत कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, बहुत कुछ चीज़ें मेरे ज़िंदगी में इतना बदलाव आ रहे थे, बहुत माइलस्टोन्स आ रहे थे। तो आई फेस्ड गैस्ट्रिक इशू, आई फेस्ड डायबिटिक, आई फेस्ड पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है। फिर मैंने खुद मेरे ऊपर
इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। यस, वाई आई एम एडिक्टेड टू इट्स, मैंने खुद इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। बोलना जितना आसान होता है उतना आसान आचरण करना ही होता है, बहुत कठिन परिस्थिति होती है। बट यस, यू कैन डू इट, हम कर सकते हैं, हम बाहर भी आ सकते हैं, यू कैन ओवरकम इट। मैं अभी पूरी तरह से गैस्ट्रिक तो अब मेरा ट्रैवलिस कभी मैंने लिया ही नहीं, डायबिटिक का एटलीस्ट मैंने मेरे पास वो रिकग्नाइजेशन हो चुकी है, तो डाइट में नेचर में ज़्यादा मेरा वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ताकि मुझे जो बाउंडेड लाइफ था, जैसे कि मैंने सोचा, सब लोग सोचते होंगे विलेज लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ, बट वो ब्यूटीफुल लाइफ है ही नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे ज़िंदगी में, कि हर जगह जितना पोल्यूशन आप सोचते हो उससे ज़्यादा विलेजेस में होता है। जो पेस्टिसाइड्स जो हम खेती के लिए यूज़ करते हैं, एंड रिसेंटली आई कैन से विद इन 1 मंथ हमारे गांव में ऑलमोस्ट 9 केसेस ऑफ डेथ हैज़ बीन हैपन ओनली बिकॉज ऑफ कैंसर। इतना ज़्यादा कैंसर का इफेक्ट हो रहा है, किडनी डायलिसिस ज़्यादा हो रहे हैं, इतने सारे क्रॉनिक इश्यूज हो रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस और दैट, बहुत कुछ हो सकते हैं, कुछ भी। सो आई फाउंड नेचर, हमें नेचर को सेफ जोन में लेके जाना बहुत ज़रूरी है, ये मैं मानती हूँ। अभी मैंने सोचा कि विलेज में जाओ, ये करो वो करो, ये नहीं होता है। दे आर ऑल्सो सफरिंग, वी नीड टू एजुकेट देम, उनको भी ध्यान की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है उनको। जितना हम स्ट्रेस ले रहे हैं फिजिकली, दे आर टेकिंग मोर देन दैट। हमें खिलाने के लिए वो खुद इतने पेस्टिसाइड्स के साथ जी रहे लाइफ। सो आई फाउंड अ वेरी ड्रास्टिक चेंज वहाँ पे मैंने देखा था। मे बी नेचर ने मुझे वहीं पे इसलिए भेजा होगा, जैसे कि एक ट्रैवलर का ज़िंदगी मैंने जिया है, एक सिटी का ज़िंदगी मैंने जिया है, एक मेट्रो सिटीजन की भी ज़िंदगी मैंने जिया है, बट एज ए विलेजर मैंने पूरी तरह से नज़दीक से देखने की एक मौका मिली है मुझे, कि एक जगह के लिए मेडिटेशन परिमित नहीं है, हर जगह जाना चाहिए, हर जगह हर किसी को इसकी ज़रूरत है, हर कोई मेडिटेशन के साथ अपना ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहिए। एंड नेचर को पूरी तरह से अपना हिसाब से वो जितना वो सेफ जोन में लेके आ सकते हैं, कितना वो ऑर्गेनिक या नेचुरल थेरेपी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करना शुरू करें। परवीना जी, जैसा कि आप अभी बता रही हैं कि आप डायबिटिक थी या कॉन्स्टिपेशन की पेशेंट थी, वो सब चीज़ें स्ट्रेस के साथ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें आती हैं। पर एज ए लेमैन इतनी आसानी से डायग्नोज नहीं कर पाता कि इसके पीछे हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो हमें क्या मैसेज दे रहा है। तो एज ए जब तक कोई मास्टर के पास पहुंचता है, उसके पास पहुंचने से पहले क्या कर सकता है वो अपने ऊपर, कि ध्यान के माध्यम से वो अपने अंदर की जागरूकता को और बढ़ाए, ताकि उसको अपना मैसेज समझ आए कि मैं उस बॉडी के पार्ट के साथ क्या कर सकता हूँ, या कुछ और आप बताना चाहें, या आपने कुछ सीखा हो। जैसे आप भी, मतलब इन बीमारियों के नाम जो बाहर आ रहे हैं, वो भी किसी न किसी थॉट्स के कारण या किसी न किसी उसके पीछे कोई हिस्ट्री है। यस, तो क्या समझें उसमें? जैसे कि मैंने बताई है कि मेरे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जैसे कि मेरे घर में इतने पेशेंट्स आ चुके हैं, तो फर्स्ट थिंग आई वाज अलोन, मेरे साथ कोई है ही नहीं, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, और बहुत सारे बात यही आ रहे थे कि ये तुम्हारा कर्मा है, जिसकी वजह से आई वॉज इनटू डिप्रेशन। मेरा पूरा एनर्जी वीकनेस इतना हो गई है कि मैं खुद संभाल नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है, ये समझ में नहीं आ रही थी। आई वॉज, और उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि एक घर में बीमारी आना, इसका मतलब है पूरा घर का माहौल बिखर जाता है, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है, किसी को मानता नहीं है। ऐसा भी हो जाता है कि कोई कुछ बोल देगा तो वही हमारे घर वाले भी मान जाते हैं। तो कोई ऐसा भी बोल देते थे कि ये लोग बाहर से आए हैं, इनकी वजह से हो सकती है, शादी हो गई है। मैंने बहुत कुछ सुनना पड़ा मुझे कि ये लड़की दूसरी यहाँ से आई है, इसकी वजह से हुआ होगा, इसकी कुंडली अच्छी नहीं है। सो जो मुफ्त में जो सजेशंस देने वाले जो होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। हमें मास्टर होने के बाद भी जब ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हम सुनते हैं तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं।
और वैसे हमारा फाइनेंशियल वी आर नॉट गुड। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन इशू जो मेरे ज़िंदगी में मुझे फेस करना पड़ा कि मैं मेरे पिताजी के यहाँ से नहीं ले सकती। मैंने कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा है उनसे, क्योंकि इट्स माय ओन विश। तो ये ज़िंदगी जो हो रहा है ये मेरे हिसाब से चल रहा है, तो आई डोंट वांट टू सफ़र एनी अदर्स। तो मुझे ऐसा ही रहना है। कभी कभी बहुत दिक्कत हुई, एंड मेरी बेटी को मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही जॉइन करवाई, ओनली बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो हमारा जस्ट हो रहा है, ज़िंदगी गुजर रही है, बस ऐसा ही है। बट बहुत सारे लोग आके आपको ना पिंच करते हैं कि तुम इतना पढ़ी लिखी हो, तुम क्यों घर में रही हो, छोड़ के चली जाओ, इनके साथ क्यों रहती हो, ये क्यों करना है। सो दीज थिंग्स मेड मी हर्ट। जब भी मैं हर्ट हो जाती हूँ तो आई थिंक कि इमोशनल बॉडी वो ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक क्रिएट कर लेती है। तो हमारा मास्टर यही होता है कि यू शुड नॉट एक्सेप्ट इट। बट ये सारी चीज़ें मुझे किसी ने बताया नहीं, बचपन से मेरी माँ ने बताया नहीं, मेरे पिताजी ने नहीं बताया, जी के सर ने बताया नहीं कि ज़िंदगी ऐसे होते हैं। बस मैंने देखा है, हर किसी की ज़िंदगी में जाके देखा है, बट मेरे ज़िंदगी में जब आता है तो वो मैं सह नहीं पाई, जिसकी वजह से ये डिजीजेस आने लगे। एंड आई ट्राइड माई सेल्फ, नहीं, यू शुड नॉट गेट इनटू इट। तो मुझे सीखना है, तो अभी मैंने सीखना शुरू किया। अरे इट्स ओके, डाइजेस्ट एवरीथिंग। जब भी गैस्ट्रिक का इश्यूज होते हैं मैं तो बोल देती हूँ, यू आर नॉट डाइजेस्टिंग पीपल देयर इमोशंस, यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट। किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने मेरे खुद के ऊपर मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, मेरे रिलेटिव्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया। हर किसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाए रखना मुझे आना चाहिए था। बट आई वॉज क्रिटिसाइजिंग मी, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे शादी नहीं करनी थी, ऐसा नहीं करना था, मुझे वैसा ही होना था। अगर कोई आपके पास आएंगे और बोलेंगे इट्स ओके, तो वो बात अलग है। बट कोई ऐसा है ही नहीं मेरे पास जो इट्स ओके बोलने वाला था। तो मैं मानती हूँ कि पहले काउंसलिंग में या फिर कोई भी किसी के ज़िंदगी के साथ कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो ये वर्ड होना चाहिए, इट्स ओके, व्हाटएवर इट इज़, इट्स ओके। जो है वो सही के लिए हो रहा है। ये एक बात होने से उसका बीमारी नज़दीक भी बिल्कुल नहीं आएगा। बट यही थिंग मैंने हर किसी के ज़िंदगी में देख रही हूँ कि उसके ज़िंदगी में कोई है सपोर्टर है ही नहीं कि इट्स ओके बोलने वाला होता है। तो फिलॉसफी कभी काम नहीं होता है, क्योंकि जो भी पेशेंट्स आते हैं मुझे वो बोलते हैं आप फिलॉसफी बोल देते हो, ये करने वाला चीज़ नहीं है। तो मैंने सोचने लगी सच्ची में फिलॉसफीज काम नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको टैबलेट ही काम करने पड़ेगा कि यू क्रिएट योर सेल्फ। ये आपका एक टैबलेट है, यू कैन चेंज एनीथिंग, इट्स अ टैबलेट। ये फिलॉसफी नहीं है, ये तुम्हारा खुद का एक टैबलेट है, तुम्हें करना ही चाहिए, आचरण करना चाहिए। अगर तुम ऐसे एक कोटेशन की तरह देखते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसे अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, अपनाओगे जिंदगी में, तो यस एनीथिंग कैन बी हैपेंड। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ तक मैं समझी हूँ कि हमें जो भी परिस्थिति सामने है उसको पहले स्वीकार करना बहुत अनिवार्य है, जी सबसे पहली चीज़। उसके बाद ही हम उसका इलाज कर पाएंगे। जी यस जैसे कि आपने अभी बोला कि हाँ ओके इट्स ऑल राइट, अगर मैंने ये भी स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम हो मेरे पास, पर अब मुझे मेरे पास होने का कारण बता दो, मुझे सीखना क्या है तुम्हारे से। परवीना जी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इतनी सेवा कर रही हैं, इतनी सर्विस दे रही हैं अलग अलग जगह पे, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। तो जैसे कि जहाँ पे जो भी रास्ता नहीं होता है हमें खुद रास्ता निकालना पड़ता है। तो मैं तो गांव में रहती हूँ, तो सेवा करने के लिए अभी मेरा फैमिली बाउंड्रीज है, बाहर नहीं आ पाऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी, बट मुझे सर्विस देना है। तो मैं अभी स्पिरिचुअल टैबलेट के साथ ही टेक्निकल सपोर्ट करती हूँ। एंड वहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ करना है, वीडियो एडिटिंग्स में सपोर्ट करती हूँ, डिज़ाइनिंग में कोऑर्डिनेशन में करती हूँ, लिटरेचर डिपार्टमेंट में वहाँ पे पूरा हर एक लैंग्वेज का इंचार्ज हूँ। और स्पिरिचुअल टैबलेट नॉर्थ इंडिया का पूरा हर जगह मैं जाके फिजिकली, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे होगा, एवरीवेयर हर एक स्टेट जाती हूँ। 3 डेज वर्कशॉप्स हो या 1 डे वर्कशॉप में मैं खुद करके भी मंथली वंस, ऐसा नहीं कि पूरे तरह से बाहर आ जाती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मैं बाहर आ सकती हूँ तो एक हफ्ता, 1 हफ्ता में बाहर आती हूँ मेडिटेशन का
जो भी है स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स का जो L1 कोर्स है उसका मैं क्लासेस लेती हूँ। सो मेरा शिफ्ट हर जगह, जैसे कि गुजरात हो, मुंबई हो, दिल्ली, इवन काशी, हर जगह मैं गई और वहाँ पे मेरा सर्विस देती हूँ, करती रहती हूँ। यही नहीं बट एट द सेम टाइम म्यूज़िक एकेडमी के साथ मेरा एक लगाव है। म्यूज़िक मैं ज़्यादा नहीं सीख पा रही थी वहाँ का बाउंड्रीज़ की वजह से, बट मेरी एक पेशेंट गॉड जो भी कि जिनको ने थायराइड के साथ आए हैं, बट वो खुद उनके पर्पस के साथ, जैसे कि मैंने बताई है कि हर जगह जो भी पीजी आते हैं तो उसका पर्पस के साथ उनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह मैंने उनका पर्पस के साथ जुड़ी, तो मेरा पर्पस एक मेरा बाहर आई है। तो मैं खुद सोल साइंस जो है वो म्यूज़िक थेरेपी के साथ साथ म्यूज़िक सिखाने वाले जो भी मेंटर्स हैं उनको सोल साइंस सिखाते हुए सुदर्शनी एकेडमी में भी मैं सर्विसेज दे रही हूँ। तो हर जगह जो कि PSSM के साथ जो भी हमारे नज़दीक कुटाला जेतवनम पिरामिड सेंटर है, आश्रम है, जहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हम करते हैं। तो वहाँ पे भी हम जाते हैं, मेडिटेशन क्लासेस करना है तो करते हैं, या फिर जो भी संक्रांति संबरालू होता है वहाँ पे, तो हमारा सेवा वहाँ पे होता है। और जब भी जो भी शाकाहार रैलीज होते हैं तो हमारे घर पे आते हैं 100 लोगों का। अभी मैं तो खाना पका देती हूँ, अभी मुझे मेरे सासू माँ ने बहुत कुछ सिखा दिया है। तो जो कोई भी आते हैं तो वो खाली नहीं जाते हैं। तो इतना तो सेवा मेरी तरफ से जितना हो सकता है तो मैं कर लेती हूँ। यस। परवीना जी, इतनी सुंदर जर्नी थी आपकी अभी तक की। आगे भी हम यही प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपकी लाइफ और ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल हो और आप भी और सीखो और सिखाते रहो। अभी हम अपने दर्शकों के लिए आपसे संदेश चाहते हैं। जैसे कि अभी हमें हमारे ज़िंदगी में इस शरीर के साथ क्या करनी चाहिए, ये जो पर्पस है हमारी संसार के साथ निर्वाण में होना, पत्री सर ने जो हमें सिखाया है, ध्यान करो, संसार को मत छोड़ो, कुटुंब के साथ रहो, तुम्हारा खुद का स्वतंत्र भी पकड़ के रहो। तो ये सब कुछ हमें करते हुए ही हमारे जर्नी जो है, हमारा जो ध्यान जगत है, पिरामिड जगत है, शाकाहार जगत है, इन सारी चीज़ों में हमारा हाथ होना बहुत ज़रूरी है। जितना हमारे हिसाब से हो सकता है 1% से लेकर, ऐसा नहीं कि 100% आपको करना है, बट जितना सेवा हमारी तरफ से 1% भी हो सकता है तो छोड़िएगा नहीं। बस 1% आपके दिमाग में रखिए, बस करते जाइए। सेवा करना हमारा मूल धर्म होती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद परवीना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस सुंदर यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू मास्टर्स। दोस्तों, सुंदर जर्नी को समझना तभी लाभदायक होता है अगर उससे हम अपने लिए कुछ चीज़ें चुन लें, कुछ मोती चुन लें और अपने जीवन में उनको अप्लाई कर दें। सबसे बड़ा सेवा करना, हर मोमेंट पे, हर क्षण में जो हो रहा है उससे हमें क्या सीखना है। परिस्थिति कुछ भी हो, हमारे लिए अच्छी हो या बुरी हो, परंतु वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। उस मोमेंट पे हमें लगता है कि ये अच्छा है या बुरा है, पर कुछ ना कुछ सिखाती है। सीखते चलिए और अपने शरीर को, एक एक अंग को, उसकी आवाज़ सुनिए, उसको प्यार करिए, तो वो आपको कारण बता देगा कि मैं क्यों आया हूँ आपके पास। समझिए, ध्यान करते रहिए, सेवा करते रहिए और सज्जन सांगत्य करते रहिए। जितना आप इन सब के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही अपने जीवन के पर्पस को, अपने सोल के पर्पस को समझ पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ आत्मा की यात्रा शो में। फिर मिलेंगे नए मास्टर के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।